Good morning, student. Today I have brought you the topic national power, that is Rashtra Shakti, and this is from your core 8 of semester 4. Now, any topic we discuss, the first thing we have to discuss the introduction, and that introduction we use to give the background or historical perspective of that topic, like what is national power. We all know that there are powers in our country and other countries also, but what is national power? हम सभी को पता है कि पावर क्या है. पावर का मतलब होता है शक्ति, लेकिन राष्ट्र शक्ति क्या है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे. तो आधुनिक प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के को शक्ति के आधार पर समझा जाता है और प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपन्न किया गया प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने, उसका प्रदर्शन करने और शक्ति की अभिवृद्धि करने से संबंध रखता है. अब हम देखते हैं कि राष्ट्र शक्ति क्या है. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने राष्ट्र शक्ति को राष्ट्र का एक सबसे बड़ा केंद्र बिंदु माना है, जिसके चारों ओर उसकी विदेश नीतियों के विभिन्न पहलुओं चक्कर काटते रहते हैं. अर्थांगों के अनुसार राष्ट्र शक्ति की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्य, व्यवहारों और नीतियों का प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है. यह राष्ट्र की वो क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्र को अपनी इच्छा के अनुरूप कोई कार्य करा लेता है. हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र शक्ति के तत्व कौन कौन से होते हैं और ये तत्वों को किस किस प्रकारों में बांटा गया है. तो राष्ट्र शक्ति उसके मूल से हम नैतिक शक्ति ही है, किंतु इस शक्ति की रचना में अनेक तत्व कार्य करते हैं और ये सभी शक्ति के घटक तत्व कहे जा सकते हैं. जैसे कि ये तत्व क्या है जिसे राष्ट्र शक्तिशाली बनाता है. एक शक्तिशाली राज्य की कल्पना करते ही एक विशाल क्षेत्र, अतुल जनसंख्या, धन, प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, विकसित औद्योगिक संस्थानों, असीम सैनिक शक्ति, आधुनिकतम दृष्टि से संगठित सेनाओं का ध्यान आता है. और जब हम इसे बेल्जियम, अगर हम इसके उदाहरण, पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास भी बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन बेल्जियम औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही विकसित है और स्विट्ज़रलैंड के पास भी आधुनिक सैन्य है, परंतु उपयुक्त किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विशाल क्षेत्र और जनसंख्या होते हुए भी सन 1940 तक चीन के अत्यंत कमजोर राष्ट्र था. फिर राष्ट्र शक्ति के तत्वों को हम मोटे तौर पर 3 भागों में भी बांट सकते हैं: प्राकृतिक, सामाजिक और प्रत्यात्मक. प्राकृतिक तत्वों में भौगोलिक आ जाता है, विशेषताएं उसकी प्राकृतिक साधनों हो चाहे जनसंख्या आती हो. सामाजिक तत्व में आर्थिक विकास, राजनीतिक ढांचा और राजनीतिक मनोबल आते हैं. और प्रत्यात्मक तत्वों में नेतृत्व वर्ग के आदर्श, वृद्धि और दूरदर्शिता आती है. मार्गान्थो ने भी राष्ट्र शक्ति को 2 प्रकार के तत्वों का उल्लेख किया है. वे तत्व जो कि समक्षेत्र दृष्टि से स्थायी है तथा वे जो निरंतर परिवर्तन से प्रभावित रहते हैं. अब हम देखते हैं कि जब इसके तत्वों की बात हो रही है तो सबसे पहला होता है भौगोलिक, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम पढ़ते हैं तो उसका पहले जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, फिर हिस्टोरिकल, फिर हम उसका पॉलिटिकल देखते हैं, फिर इकोनॉमिकल. तो अभी हम सबसे पहले जोग्राफिकल देखेंगे कि इसके अंदर राष्ट्र शक्ति की
विभिन्न तत्वों को किस तरह से सम्मिलित किया गया है। राष्ट्र शक्ति के विभिन्न तत्वों में भौगोलिक सबसे अधिक स्थायी तत्व माना जाता है, क्योंकि भूगोलात्मक राजनीति के विद्वान कहते हैं कि शक्ति का मुख्य अवसर भूगोल है और किसी भी राष्ट्र की जड़ उस राष्ट्र के भूगोल में होती है। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल द्वारा निर्धारित होती है। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से ये कितने सक्षम होते हैं अपने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों में उदय करने के लिए। हाँ, भौगोलिक की दृष्टि में भी हम उसके देखते हैं कि क्षेत्रफल क्या है, कि कितने मतलब जो राष्ट्र भूमि की आकार उसके स्वयं में एक व्यक्ति का तत्व आता है। जैसे कि हम देखते हैं कि उसकी क्षेत्रफल वो कितना लंबा चौड़ा है, कितने उसकी चौड़ाई में फैली, उसकी प्राकृतिक उसका क्षेत्र किस तरह से फैला है और किस किस भागों में इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो राष्ट्र भूमि का आकार स्वयं ही एक शक्ति का तत्व है। और श्लिचर के अनुसार उन बातों के समान होने पर भी एक देश जिसका बड़ा होगा, जिसकी सुरक्षात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। और क्षेत्र के विस्तृत होने से भी राष्ट्र के दो प्रकार की वृद्धि हो जाती है। एक तो है क्षेत्र वाला राष्ट्र अधिक जनसंख्या संभाल सकता है और दूसरा उसके पास प्राकृतिक संपदा भी अधिक और विविध प्रकार से हो सकती है। परंतु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि राष्ट्र का आकार मात्र उसकी शक्ति के निर्माण के लिए ही पर्याप्त है। अब दूसरा जो है वो है जलवायु, जिसे हम क्लाइमेट भी बोल सकते हैं। तो प्राचीन काल में ही विद्वानों ने राष्ट्र शक्ति के निर्माण में जलवायु के प्रभाव को मान्यता दी। हैंटिंगन ने लिखा है कि जहाँ भी सभ्य उत्कृष्ट है, एक विशेष प्रकार का मौसम व्यक्त है, अतीत में उसी प्रकार का मौसम उन स्थलों पर व्यक्त रही जाना पड़ता है जहाँ महान सभ्यताएं उठी। इसी का एक मौसम महान प्रगति का एक आवश्यक शर्त माना जाता है। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो तीसरा है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू का एक है तत्व स्थलाकृत, जिसे हम ट्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। ट्रोपोलॉजी किसी भी राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करने में इसकी स्थलाकृति जलवायु से भी अधिक आवश्यक होती है। व्यवस्था में किसी भी राष्ट्र की जलवायु वहाँ की भू आकृति द्वारा निर्धारित होती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, तापमान, वायु का बहना आदि सभी कुछ वहाँ की जलस्थलाकृति से प्रभावित होता है। तो हम इसके भौगोलिक तत्वों में जो चौथा है वो है लोकेशन, जिसको हम अस्थितित कहते हैं। पामर और पांकिंग ने लिखा है कि प्रादेशिक स्थितियों का एक राष्ट्र की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है तथा उसकी सैनिक एवं आर्थिक शक्ति पर भी व्यापक प्रकाश डालती है और एक देश की अवस्थित वहाँ की राजनीति और युद्ध शैली का निर्धारण करने में भी सहयोग देती है। ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को अल्वर्टिक महासागर पर अस्तित्व होने का भी बड़ा लाभ मिलता है। यूरोप में महाद्वीपों से भी अल्वर्टिक महासागर द्वारा पृथक होने के कारण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका विशाल सेनाएं और समुद्री बड़े रखे बिना देर तक अपना आर्थिक विकास करता रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब हम राष्ट्र शक्ति की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसे हमें देखना पड़ता है। और उसमें एक जो आज हमने डिस्कस किया है वो है भौगोलिक, और उसके भी 4 आयाम होते हैं कि क्षेत्रफल हो, उसकी साइज़, लोकेशन हो, क्लाइमेट हो और उसकी ट्रोपोलॉजी क्या है। तो उस आधार पे हम देख सकते हैं कि राष्ट्र शक्ति अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। जब राष्ट्र शक्ति का जब हम आगे का वो
तत्व देखेंगे तो उसके अंदर हमने देखना है कि प्राकृतिक संसाधन किस प्रकार से होता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक राष्ट्र शक्ति की बातें करेंगे, जिसमें हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से राष्ट्र शक्ति में भौगोलिक आधार क्या है।